तो अब तक हम अकाउंट का फॉर्मेट समझ चुके हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ सचिन से उधार में फर्नीचर खरीदा, या ट्रांजैक्शन हुआ मोहन को सैलरी का पेमेंट किया। ये दो ट्रांजैक्शन हमारे सामने आ गए। तो अभी हमें इन ट्रांजैक्शन के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि इन ट्रांजैक्शन से कौन कौन से अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिनको हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके जाना है। तो खाली ट्रांजैक्शन देखने मात्र से क्या हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा? नहीं, हमें इस ट्रांजैक्शन में से अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। और जब अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए कि भी इस ट्रांजैक्शन में ये अकाउंट है, उनको हम लेके जाएंगे हमारे घर के अंदर, और घर के गेट के अंदर लेके जाएंगे और उससे कहेंगे हमारे जर्नल के अंदर पहली अकाउंट की पोस्टिंग या गृह प्रवेश। पर इस ट्रांजैक्शन में अभी हमें ये पता नहीं है कि अकाउंट है कौन से। जैसे सचिन से उधार फर्नीचर खरीदा, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये सचिन कोई अकाउंट है क्या? ये जो उधार जैसा आपने शब्द लिखा है, क्या ये कोई अकाउंट है? ये जो फर्नीचर जैसा कोई शब्द आया है, क्या ये कोई अकाउंट है? आपने कहा फर्नीचर खरीदा, तो क्या ये जो खरीदा जैसा शब्द आया है, या यहाँ से कोई पता चल रहा है कि अकाउंट है, या फिर इनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं कि भी फर्नीचर किससे खरीदा? सचिन से। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट हुई, क्या ये कोई अकाउंट को इंडिकेट कर रहे हैं? सेकेंड एग्जाम्पल में समझिए, अगर मोहन को सैलरी का पेमेंट किया, तो क्या मोहन कोई अकाउंट है? या जो सैलरी शब्द आ रहा है यही कोई अकाउंट है? या हमने इसका पेमेंट बैंक से या कैश से किया होगा, और तो कोई तरीका नहीं है, तो क्या ये कोई अकाउंट है? तो ये समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा डबल अकाउंटिंग सिस्टम को। डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है, इसको डिटेल में, डबल अकाउंटिंग सिस्टम को डिटेल में हम एक अलग वीडियो में करेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको। डबल अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है कि आपके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर हुआ है, जैसे ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर हुआ है, उसमें से हम आपको बताएंगे कि अकाउंट कौन से हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है, ड्यूल, डबल का दूसरा नाम ड्यूल भी है, ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम। ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि हम आपको एक सिस्टम देंगे जिसके अंदर हर ट्रांजैक्शन के अंदर, जिसके अंदर आप हर ट्रांजैक्शन में अकाउंट ढूंढोगे, अकाउंट को आइडेंटिफाई करोगे, और अकाउंट को आइडेंटिफाई करके उसको ड्यूल इफेक्ट दोगे। ड्यूल इफेक्ट मतलब एक अकाउंट को, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन में मान लीजिए दो अकाउंट होते हैं, तो एक अकाउंट को डेबिट में डालोगे, एक को क्रेडिट में डालोगे, तो इसको बोलेंगे ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट आपके इफेक्ट होंगे। पर अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि ये अकाउंट है क्या। तो हमने उन्हीं से पूछा कि भाई साहब डबल अकाउंटिंग सिस्टम जी, प्लीज़ हमें ये तो बताइए कि अकाउंट होते क्या है। इस ट्रांजैक्शन में हम कैसे पता करें कि अकाउंट कौन कौन से हैं जिसको आप डेबिट या क्रेडिट करने के लिए बात कर रहे हो। आप हमसे ये कह रहे हो कि आपके ट्रांजैक्शन में से हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट आइडेंटिफाई करके एक को डेबिट कीजिए, एक को क्रेडिट कीजिए। पर आप ये तो बताओ कि हमें पता क्या है कि इसमें अकाउंट कौन सा है। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम भाई साहब ने हमें ये बताया कि अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आपको दो मेथड देते हैं, दो अप्रोच देते हैं, या दो क्लासिफिकेशन देते हैं।
तो अंडर डबल अकाउंटिंग सिस्टम हम अकाउंट को समझने की कोशिश करेंगे, पर इन्होंने ये बताया कि भी हम आपको दो तरीके देते हैं अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये दोनों ही तरीके आपको ये बताएंगे कि आपके ट्रांजैक्शन में कौन सा ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अकाउंट है और उसको आपको एंट्री देनी है घर के अंदर, यानी कि जर्नल में उसकी आपको एंट्री करनी है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम आपको दो तरीके बताएंगे। दोनों तरीकों का जो नाम है, पहला तरीका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है ट्रेडिशनल मेथड, या ट्रेडिशनल अप्रोच कह दीजिए, या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कह दीजिए, एक ही बात है। इसी तरीके से इन्होंने ये बताया कि एक और तरीका है जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच कह दीजिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन कह दीजिए, या मॉडर्न मेथड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कह दीजिए, या इसका एक और नाम है इक्वेशन मेथड। कोई भी नाम ले लीजिए, एक ही बात है। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने हमें ये बताया कि जब भी आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको इन दोनों में से एक मेथड को फॉलो करना है, एक अप्रोच को फॉलो करना है। इन अप्रोच के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन में मेरे कौन कौन से अकाउंट क्रिएट हुए हैं या कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए हैं जिनको हमें जर्नल में लेके जाना है। समझ में आई बात? अब चलते हैं ट्रेडिशनल मेथड के अंदर। उससे पहले ये क्वेश्चन, सर अगर हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें, मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या एंड रिजल्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि चाहे आप ये मेथड फॉलो कीजिए, चाहे ये मेथड फॉलो कीजिए, हमारे अकाउंट्स का बनाने का जो अल्टीमेट टारगेट होता है वो होता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, हमारी बैलेंस शीट तैयार करनी, हमारे साल भर का लेखा जोखा तैयार करना। दोनों ही मेथड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ क्लासिफिकेशन का है, अलग अलग तरीके एंट्री कराने के लिए। एक बार जर्नल में एंट्री हो गई, एंट्री होते समय हमें दो मेथड में से जो आपको अच्छा लगे वो मेथड फॉलो किए। बट जब एंट्री हो गई उसके बाद में जो आगे का सिस्टम है, यानी कि लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस बनाना और बैलेंस शीट बनाना, चाहे इस अप्रोच से स्टार्ट करोगे आप, चाहे इस अप्रोच से स्टार्ट करोगे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आते हैं ट्रेडिशनल मेथड के अंदर। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हम अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है इसके अंदर हम कहेंगे नेचुरल पर्सन अकाउंट, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हम अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो है वो होगा हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा जो होगा उसको कहेंगे रियल अकाउंट, और तीसरा जो होगा उसको कहलाएंगे नॉमिनल अकाउंट। यानी कि जब हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमारे ट्रांजैक्शन को हम गौर से देखेंगे और उसके अंदर हम इन 3 तरह के अकाउंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मेथड में जो पर्सनल अकाउंट शब्द यूज़ किया हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है। पर उससे पहले ये समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट भी अपने आप में 3 तरह के हो सकते हैं। तो जो पहला है वो है पर्सनल नेचुरल पर्सन। जो सेकंड होगा वो होगा आर्टिफिशियल पर्सन। और तीसरा जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं,
हम ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंगली हमारे ट्रांजैक्शन में अकाउंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे सामने एक पूरा ट्रांजैक्शन आया था जिसमें ये लिखा था कि सचिन से फर्नीचर उधार खरीदा, तो इसमें सचिन अकाउंट है, उधार अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, या जो खरीदा शब्द है ये अकाउंट है। क्योंकि जब अकाउंट आइडेंटिफाई होंगे उसी अकाउंट को हमें घर के अंदर एंट्री देनी है। तो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ट्रांजैक्शन में अकाउंट कौन सा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ट्रेडिशनल मेथड के अंदर अकाउंट को कैटेगरी के हिसाब से 3 भागों में बांटा। पहली कैटेगरी जो थी वो थी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट सेकंड कैटेगरी थी रियल अकाउंट, और तीसरी कैटेगरी में हमने रखा नॉमिनल अकाउंट को। और पर्सनल अकाउंट को फिर से हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थोड़ा डिटेल में जाके समझाओ सर, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले एक एक करके हम नेचुरल पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं। कैसा पता चलेगा ट्रांजैक्शन के अंदर कि नेचुरल पर्सन हमारे सामने है और हमें उसको अकाउंट में लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि ये कोई ह्यूमन बीइंग का नाम बता रहा है, जैसे सचिन से माल खरीदा, तो आपको ये फील आया कि सचिन कोई ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो जहाँ पे ट्रांजैक्शन को पढ़ते समय देखते समय हमें ये फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे किसी इंसान के नाम से इंडिकेट हो रहा है, इंसान के नाम का हमें ज्ञात हो रहा है कि इसके अंदर तो कोई इंसान, कोई ह्यूमन इन्वॉल्व है, उसका नाम आ रहा है। जैसे नाम आ गया सचिन से माल खरीदा, सहवाग से फर्नीचर खरीदा, इस तरह के नाम आ गए। या मोहन को सैलरी का पेमेंट किया, या इस तरह का कोई भी नेचुरल पर्सन, आपको ये फील होगा कि ये हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर कोई नाम बता रहा है। और नाम क्या है, किसी इंसान का नाम है। कोई इंसान का नाम हमें उस ट्रांजैक्शन में अगर मिल जाए तो ये मान लीजिए कि ये हमारे कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और इनको हमें हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। उस पर्सन का हमारे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। ट्रांजैक्शन को देखते समय हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इस ट्रांजैक्शन में ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसका हमारी बुक्स में अकाउंट क्रिएट करना है। तो पहला स्टेप में हमने ये देखा कि हमें कोई इंसान का नाम हो गया, हमें नाम पढ़ने से ये फील हो रहा है कि ये भगवान द्वारा बनाए गए इंसान लग रहे हैं, और उसको हमने कोई न कोई नाम दिया था। तो ऐसा नाम जब हमें मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सन। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सेकंड जो टाइप है, हमारी कैटेगरी है, वो है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि हमें नाम तो यहाँ पे भी मिलेंगे, बट ऐसा फील आएगा, नाम तो यहाँ पे भी मिलेगा, बट हमें उसे देखने से ऐसा फील आएगा कि यार ये कोई इंसान का नाम तो नहीं है। तो जब ये इंसान का नाम नहीं है और आपको ये लगेगा कि यार ये है क्या, जैसे उदाहरण लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को माल बेचा, तो आपको लगा यार ये क्या है, नाम तो आ रहा है पर ये इंसान का नाम तो नहीं है। तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी हो गई, जिसके अंदर हमें ये फीलिंग आएगा कि नाम तो आ रहा है पर ये नाम क्या है, किस तरह के नाम है। ये नाम से हमें ये फील आ रहा है कि ये कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई कंपनी का नाम है, या
हमें ये लग रहा है कोई ये बिजनेस एंटिटी का नाम है, बिजनेस एंटिटी का नाम है, या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है। इन सब में नाम देखने से ये हमें लगता है कि ये कोई बिजनेस एंटिटीज़ है जो अपने नाम से बिजनेस करती है। जैसे आपके पास आया कि मोहन किराना स्टोर से माल खरीदा, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि मोहन किराना और आगे वर्ड लिखा था मेसर्स, यानी कि मेसर्स लगते ही हमें फील हो गया कि ये कोई बिजनेस एंटिटी है, ये इंसान तो नहीं है। ठीक ऐसे ही आपको अगर कुछ नाम मिल गए, जैसे नाम क्या हो सकते हैं, कोई बैंक का नाम आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपने ये फील किया कि ये तो कोई कॉरपोरेट बॉडी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस करती है। तो ये भगवान द्वारा बनाए गए नेचुरल पर्सन तो नहीं है, परंतु इंसान ने अपने बिजनेस करने के लिए इनका नामांकन किया है और इनको सेपरेट लीगल एंटिटी का फॉर्म दिया है। यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन में वो नाम आएंगे जो बिजनेस करते हैं और अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। हमें ट्रांजैक्शन में क्या ढूंढना है, जैसे आपके सामने अमाउंट ट्रांजैक्शन आया कि एसबीआई से तो पर्सनल अकाउंट की जो तीसरी कैटेगरी है हमारी, वो है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को हम समझेंगे बट थोड़ी देर बाद, अभी नहीं समझ पाएंगे, तो आगे चलते हैं। और अब तक हमने ये देखा कि हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमने अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला किया पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। और जो पर्सनल अकाउंट के था उसके अंदर भी सबसे पहली कैटेगरी थी नेचुरल पर्सन, हम समझ चुके हैं। नाम आएंगे, इंसानों के नाम आएंगे तो समझ लेंगे नेचुरल पर्सन है, और उनके अकाउंट हमें हमारी बुक्स में क्रिएट करने हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल पर्सन, ऐसा लगेगा कोई बिजनेस एंटिटी का नाम आ रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, तो हमें ये फील होगा कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारे आर्टिफिशियल पर्सन है, उनका भी नाम के साथ में हमारे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और जो थर्ड पर्सनल अकाउंट में कैटेगरी है वो है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जिसका मीनिंग मैंने अभी आपको नहीं समझाया है, वो अपन बाद में करेंगे। तो अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच में सेकंड कैटेगरी है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, रियल अकाउंट का मीनिंग ट्रांजैक्शन को देखने से हमें कोई एसेट्स की फीलिंग आएगी, हमें ऐसा लगेगा कि ये तो कोई बिजनेस की एसेट्स से रिलेटेड बात कर रहा है। तो एसेट्स का मीनिंग क्या होता है हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, हमारी अकाउंट की भाषा में हम एसेट्स किसे कहेंगे, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे एज ए रियल अकाउंट। तो हमारे यहाँ पे एसेट्स को डिफाइन किया गया है, एसेट्स को डिफाइन किया गया है कि एनी रिसोर्सेज, तो एसेट्स को हम बोलेंगे संपत्तियां। और संपत्तियां कौन से होंगे, संपत्तियों को समझने के लिए हम उसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई भी संपत्ति हमारी तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हमारे लिए वो एसेट्स कहलाएगी। अदरवाइज हम उसको एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं लेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो एनी रिसोर्सेज होना चाहिए, साधन होना चाहिए,
साधन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, यानी वो इक्विपमेंट जो हम हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए काम में लेते हैं। ऐसे साधन हमें ये देखने से फील होगा कि ये कोई साधन है, कि रिसोर्सेज है जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। और सेकंड कैटेगरी जो इसमें जो सेकंड कंडीशन है, पहली कंडीशन तो रिसोर्सेज होना चाहिए, दूसरा जो है वो है कि वो रिसोर्सेज तो है बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एनी रिसोर्सेज विच इज़ controlled by the organization, controlled by the entity या organization कह दीजिए, by the organization, यानी कि वो साधन जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में है तो वो हमारा रिसोर्सेज है, अदरवाइज वो कभी भी हमारा रिसोर्सेज नहीं हो सकता। तो कंट्रोल का मीनिंग क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपने अपने पड़ोसी पर्सन को बोला कि भैया मुझे आपकी बाइक दीजिए, मुझे कुछ ऑफिस का काम करके आना है। उन्होंने आपको बाइक दी और उस बाइक से आप अपने ऑफिस का काम, जो भी आपका काम था वो करके आप आ गए। तो आपने कुछ रिसोर्सेज का काम तो लिया, रिसोर्सेज को उपयोग में तो लिया, पर क्या वो रिसोर्सेज आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल का मीनिंग होता है कि उस रिसोर्सेज का जैसे चाहे वैसे आप उपयोग में ले सकते हो, यानी कि आप जब जैसे चाहे वैसे उपयोग में लेंगे, आप चाहे उसको वैसे प्रयोग में लेंगे, किसी तरह की बंदिशें नहीं होगी। आप चाहे वैसे उसे रखेंगे, चाहे वैसे उसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। सारा का सारा डिसीजन आपके कंट्रोल में अगर है तो वो आपका रिसोर्सेज है। यानी कि आपने किसी से सामान लेके आए हो काम में लेने के लिए, तो क्या आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो? क्या आप उसको बेचने का निर्णय कर सकते हो? ये मोटरसाइकिल को जो आप किसी से मांग कर लेके आए हो, नहीं ना। पर यही मोटरसाइकिल अगर आपकी खुद की है, ये बाइक अगर आपकी खुद की है, तो जब चाहिए इसको बेच सकते हो, जिस रेट में चाहिए उसे बेच सकते हो, जैसे चाहिए उसकी सर्विस करवा सकते हो। टोटल ही उसका काम, उस रिसोर्सेज को काम कैसे लेना है और कैसे नहीं लेना है, वो सोलली आप द्वारा डिसाइड करोगे, डिसाइडेड होगा। और वो कब होगा? जब आप उसके मालिक हो। और आप उसके मालिक कब होंगे? जब आपने उसकी कीमत चुकाई है या चुका रहे हैं। या तो वो एसेट्स, फर्नीचर, आपके ऑफिस का फर्नीचर है, आप पैसा खरीद के लेके आए हैं, अब वो आपका हो चुका है। अब चाहे तो उसको ऑफिस में लगाओ, नहीं पसंद आ गया उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। यानी कि वो एसेट्स पूरी की पूरी आपके कंट्रोल में हैं, वो रिसोर्सेज जो पूरे के पूरे आपके कंट्रोल में हैं। तो वो आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल कर लेगा कि हाँ वो रिसोर्सेज भी है और हमारे कंट्रोल में भी है। पर क्या खाली कंट्रोल होने से हमारा रिसोर्सेज बन जाएगा? क्या हमारी संपत्तियां बन जाएगी? नहीं। अगर वो हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि हमें उस रिसोर्सेज से फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त होता है, डराइव्ड होता है, तो वो हमारे लिए एसेट्स कहलाएगी। तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम उसको एसेट्स की डेफिनेशन में ना रख के उसको डालेंगे एक्सपेंसेस की कैटेगरी में, जिसको हम आगे समझेंगे। ये रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे आपके यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, प्लांट और मशीनरी लगी हुई है। जिन रिसोर्सेज का आप उपयोग कर रहे हो आपके मुख्य आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उन आइटम को मैन्युफैक्चर करके आप सेल करोगे और उससे आपको प्रॉफिट ड्राइव होगा, यानी कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव होगा। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है वो आपके लिए क्या हो गई? एसेट्स हो गई।
इसी तरह से जब आपने इन प्लांट एंड मशीनरी के उपयोग करके कुछ स्टॉक क्रिएट किया है और इस स्टॉक को बेच के आपको पैसा आने वाला है, इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है, तो वो जो कहलाएगी वो स्टॉक क्या कहलाएगा, आपकी एसेट्स कहलाएगी। इसी तरह से आपके ऑफिस में फर्नीचर लगा हुआ है, उस फर्नीचर का उपयोग आप डे टू डे लाइफ में ऑफिस के काम में बैठने करने के लिए, जिसमें स्टाफ भी बैठते हैं, आप भी बैठते हैं, रूटीन काम होता है, तो यानी कि आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव करते हो। वो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो गया, आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए एसेट्स हो गई। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, एसी, तो भी आपको अपने बिजनेस को रन करने में, स्मूथली रन करने में हेल्प कर रहा है, तो यानी कि ये हमारी एसेट्स की डेफिनेशन में आएंगे। तो एसेट्स की डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि वो सारे रिसोर्सेज जिनका हम लोग उपयोग करते हैं फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव करने के लिए, और वो हमारे कंट्रोल में है, उसका मालिकाना हक इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से हमारे पास हो गया है या हक हमारे पास पहले से था, तो हम उसको हमारी एसेट्स की कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। और अगर एक बार आपको ये पता चल गया कि ये हमारी एसेट्स है, इसका मतलब ये हमारे रियल अकाउंट है, यानी कि ये प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, ऐसे शब्द अगर आपको मिलेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये हमारे लिए एक एसेट्स है और हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको भी नाम के साथ हमारी बुक्स में एंट्री देनी पड़ेगी। तो जैसे वर्ड आया था कि सचिन से फर्नीचर खरीदा हमारे पहले एग्जाम्पल के अंदर, तो हमने ये देखा कि सचिन ह्यूमन बीइंग था, इंसान था, सचिन पे गोला कर दीजिए कि सचिन जो है वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, उसको बुक्स में लेके आना पड़ेगा। कैसे लाना है वो अपन बाद में देखेंगे। सेकंड उस लाइन में हमें मिला फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर का मतलब ये हुआ कि ये कोई रिसोर्सेज है जिसको हम बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए काम में लेंगे, और चूंकि आज की डेट में हम उसमें खरीद भी चुके हैं, यानी कि हमारे फुल्ली कंट्रोल में हो चुका है, यानी कि अब फर्नीचर के नाम से हम इसको बुक्स में लेके आएंगे, फर्नीचर के नाम का हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सेकंड कैटेगरी हमने बहुत अच्छे से समझ ली कि हमारे रियल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जो हमारी एसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और एसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी एसेट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एसेट्स होगी जो टेंजेबल एसेट्स होगी और कुछ एसेट्स होगी जो हमारी इनटेंजेबल एसेट्स होगी। दोनों ही का ट्रीटमेंट एक ही जैसा होने वाला है, पर हमें समझना है कि एसेट्स में फिर से दो कैटेगरी हमने दी है, पहली टेंजेबल एसेट्स और दूसरी जो है वो इनटेंजेबल एसेट्स। तो टेंजेबल एसेट्स का मतलब ऐसा होगा जो एसेट्स हमें आंखों से दिखती है, यानी कि अभी हमने बात की प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, हमारा स्टॉक, ठीक है, ये हमारे टेंजेबल एसेट्स हो गए। कई बार हमारे बिजनेस में ऐसी एसेट्स भी होती है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, पर हमें वो दिखती नहीं है। जैसे हमारी गुडविल एक ऐसी है जो हमें दिखेगी नहीं, हमारी जो ब्रांड इमेज है वो हमें दिखती नहीं है, फिर भी उस ब्रांड की वजह से हमारा बिजनेस चलता है, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। हमारा कोई पेटेंट हो सकता है, हमारा कोई कॉपीराइट हो सकता है, एक्सक्लूसिवली कॉपीराइट्स हो सकते हैं हमारे, जो हमें हमारे बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं।
पर दिखते नहीं हैं। जैसे कोई रिलायंस की बात की, आज रिलायंस का नाम लेते ही, रिलायंस इंडस्ट्री का नाम लेते ही एक ब्रांड इमेज की होती है कि यार हाँ, और जब आप इससे ट्रांजैक्शन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में एक इमेज रहेगी कि यस, ये बिग कॉर्पोरेट से मुझे इससे किस तरह का ट्रांजैक्शन कर सकता है। ट्रांजैक्शन करते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, 10 चीज़ें आप सोच समझ के उसके साथ डील करोगे तो ये जो होता है फीलिंग जो है रिलायंस की कि यस आई एम रिलायंस, ये जो गुडविल है, ये जो ब्रांड इमेज जो बनी है, इससे भी हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं, परंतु कई बार हमें दिखते नहीं हैं। तो हम आगे ये देखेंगे कि ऐसे इनटेंजिबल एसेट्स को भी हम बुक्स में लेके आएंगे। अब आगे चलते हैं। हमारी जो तीसरी कैटेगरी थी, रियल के बाद में जो तीसरी कैटेगरी थी नॉमिनल अकाउंट, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट को भी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले नॉमिनल अकाउंट, वो अकाउंट जो नाम से हमें ये फील होंगे कि ये हमारे बिजनेस के लिए कोई न कोई एक्सपेंसेस है या ये कोई न कोई लॉसेस है। तो नॉमिनल अकाउंट फिर से 2 कैटेगरी डिवाइड की हमने। नॉमिनल अकाउंट ट्रांजैक्शन को पढ़ते समय, देखते समय हमें ये फील आएगा कि ये कोई बिजनेस के खर्चे की बात कर रहे हैं। तो जब बिजनेस के खर्चे की बात कर रहे हैं तो उस खर्चे का जो नाम होगा उस नाम को पकड़ेंगे। जैसे सैलरी का भुगतान किया तो फील आया, सैलरी आदमी ने हमारे यहाँ काम किया होगा, इसके लिए हमने उसको पे किया है, यानी कि हमारा बिजनेस का खर्चा है। तो सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट हो गया, उसको नाम के साथ हमारी बुक्स में एंट्री देंगे कि सैलरी भाई साहब आप मेरी बुक्स में आ जाइए। तो नॉमिनल अकाउंट को हमने 2 कैटेगरी में डाला। पहली कैटेगरी एक्सपेंसेस अकाउंट, और दूसरे में हमें ये फील होगा कि कोई रेवेन्यू की बात कर रहा है या इनकम की बात कर रहा है, तो भी वो नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन में ही आएगा। अब हम ये समझते हैं कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होगा, लॉसेस का मीनिंग क्या होगा, रेवेन्यू कब कहलाएंगे और इनकम क्या होगी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवरेज होगी ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस क्या होता है। मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस क्या होता है। तो एक्सपेंसेस के अंदर का मीनिंग देखिए, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो जो हमारा बिजनेस रन करने का अल्टीमेट टारगेट होता है वो रेवेन्यू जनरेट करना होता है, रेवेन्यू जनरेट। तो जो हम बिजनेस रन करेंगे, बिजनेस रन करने के अंतिम जो टारगेट, फर्स्ट अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि भाई रेवेन्यू कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। रेवेन्यू कब करना है, जब सेल करेंगे। यानी कि जो पूरा का पूरा बिजनेस हम रन कर रहे हैं, उस बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है, बस समझना, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जो भी कॉस्ट हमें इनकर्ड होती है वो हमारी क्या कहलाएंगे, बिजनेस के एक्सपेंसेस के डेफिनेशन में आएंगे। वो क्या हो सकते हैं, जैसे आपने माल खरीदा, आपने कोई गुड्स परचेज किया। क्यों परचेज किया, ताकि उसको सेल करके आप प्रॉफिट कमाओगे, रेवेन्यू जनरेट करोगे। यानी कि ये जो परचेज हुआ उस टाइम आपको कुछ पैसा स्पेंड हुआ, आपका कुछ पैसा आपका खर्च हुआ, तो ये जो परचेज है हमारा, ये हमारी कॉस्ट की कैटेगरी में आ गया। यानी कि हमारी ये लागत हो गई जिसको हमने इसलिए किया
इसलिए इनकर्ड किया, इसलिए सफ़र किया कि हम बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंसेस का पार्ट रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने माल तो खरीद लिया, पर अब माल बेचने के लिए मुझे कोई जगह चाहिए। मेरी घर की जगह मान लीजिए नहीं है, तो मैंने कोई जगह रेंट पे ली। तो मैंने जो उसका रेंट का जो पेमेंट किया है, उसका जो पर्पस क्या था मेरा, ताकि मेरा बिजनेस स्मूथली रन हो और मैं उस जगह पे बैठ के रेवेन्यू जनरेट करूँगा, उस जगह पे बैठ के अपना माल बेचूँगा तो मुझे प्रॉफिट आएगा। तो ये जो रेंट पेड की है, ये भी हमारा एक्सपेंसेस हो गया। और इस एक्सपेंसेस का जो अल्टीमेट हमारा टारगेट था, वो था रेवेन्यू जनरेशन का, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास ग्राहकी कम हो रही थी, मेरे यहाँ पास ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहे थे, तो मैंने अखबार में उसका एडवर्टाइजमेंट दे दिया। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दे दिया तो मुझे न्यूज़ एजेंसी ने मेरे से कुछ चार्ज किया उस एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ के लिए, तो वो भी मेरा खर्चा हो गया। ये मैंने खर्चा क्यों किया, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जुड़े और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेवेन्यू जनरेट करूँ। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास स्टॉक पड़ा था और मुझे ये डर है कि कहीं रात को कोई चोरी तो ना हो जाए या आग लग जाए, तो मैंने उसके लिए इंश्योरेंस करवा दिया ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। तो जो इंश्योरेंस के लिए मैंने पेमेंट किया, वो भी इसीलिए किया ताकि मैं रात को चैन से नींद ले सकूं, एश्योर हो गए कि कल कुछ लॉस हो जाए या कुछ अप्रिय घटित हो जाए तो मुझे बिजनेस के लॉसेस से बचा जा सके। यानी कि ये भी मेरे बिजनेस के स्मूथ रन करने के लिए खर्चा हुआ। इसी तरह से मान लीजिए मेरे खुद के पास पैसा नहीं था और कुछ लोगों से पैसा लेके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वो लोग मुझे इसके बदले में ब्याज मांगेंगे। तो मैंने जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया उनको, वो इंटरेस्ट भी मेरे एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ गए। फिर मैंने ये देखा कि मेरी जो मशीन्स है जिनका यूज़ करके मैं अपना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जिनका हेल्प लेके मैं उनका प्रोडक्शन, मेरे की आइटम्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसमें कुछ खराबी आ गई। उसके लिए मैंने उसमें रिपेयरिंग का काम किया, उसकी रिपेयर करवाई, उसके लिए भी मुझे कुछ मनी स्पेंड करनी पड़ी। तो ये भी मेरे के लिए क्या हो गया, खर्चे हो गए। यानी कि एक्सपेंसेस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सा है कि जो हमारा बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए या बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट कराने के लिए जो भी हमें कॉस्ट इनकर्ड होती है, जो लागत हमें वहन करनी पड़ती है, वही हमारा एक्सपेंसेस होगा। तो हमने जब हमने नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी देखी थी, उसमें हमने देखा कि एक्सपेंसेस का एक जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक इसी प्रकार जो हमारे लॉसेस हो जाते हैं अगर कोई भी, तो वो भी हमारी नॉमिनल कैटेगरी में है आएंगे। तो सर ज़रा ये तो बता दीजिए कि खर्चे और लॉसेस में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए, एक्सपेंसेस हम इंटेंशनली करते हैं और लॉसेज हो जाते हैं, दोनों में फ़र्क समझना। ये इंसिडेंस द्वारा होते हैं, हम करते नहीं हैं। खर्चे हम हमारी मर्जी से करते हैं। हमें पता है कि रिपेयर करवाना ज़रूरी था, हमने रिपेयर किया और अपने दिल से किया, अपने मन से किया। पर अगर ऐसी कोई घटना हो जाए जो हमने न चाहा कभी नहीं था कि ऐसा होगा, पर फिर भी हो गई, जैसे आपके यहाँ पे आग लग गई, ठीक है, फायर के अंदर आपका स्टॉक का लॉस हो गया। आप कभी चाहते हो कि मेरे घर पे मेरे बिजनेस में आग लगे और मेरा स्टॉक का लॉस हो जाए? नहीं चाहते हो ना। तो ये कोई घटना के रिजल्ट के फॉर्म में आता है। कोई घटना हो गई आपके यहाँ पे, इसके फॉर्म में आता है।
आप इंटेंशनली कभी नहीं करते हो, पर चूंकि अब हो चुका है, हमें क्या करना है, हमें इन लॉसेस को भी बुक्स में उनके नाम के साथ में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी नॉमिनल कैटेगरी में आएंगे। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन इस तरह से दिखता है कि लॉस, अगर आपका ट्रांजैक्शन इस तरह से दिखता है कि लॉस इनकर्ड बाय फायर, तो लॉसेस बाय फायर के नाम आएगा और उस नाम के साथ में उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री देनी पड़ेगी। तो नॉमिनल अकाउंट में हमने ये देखा कि नॉमिनल बिजनेस के सारे खर्चों के अगर नाम आ जाते हैं, हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये पता चलता है कि ये तो कोई खर्चे की बात कर रहा है या कोई लॉसेस की बात कर रहा है। तो ऐसे खर्चे और लॉसेस को हमें बुक्स में उनके नाम के साथ एंट्री देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे थर्ड कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमें ट्रांजैक्शन को देख के ये फील आएगा कि कोई रेवेन्यू या बिजनेस के इनकम की बात कर रहा है, तो उसे भी हम नॉमिनल कैटेगरी में ही डालेंगे। परंतु पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है। बिजनेस में रेवेन्यू का मीनिंग होगा वो सारे के सारे इनफ्लो जो हमें मॉनेटरी फॉर्मेट में मिले हैं। मॉनेटरी फॉर्मेट में क्या क्या आ सकते हैं, कैश आ सकता है, अकाउंट रिसीवेबल्स आ सकता है, या कोई अदर एसेट्स के फॉर्म में आ सकता है। बिजनेस का सारा इनफ्लो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा, जो हमने जनरेट किया है हमारी की एक्टिविटी से। जैसे मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों के अगर ITR फाइल करता हूँ, तो वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू कहलाएगा मेरा मेन एक्टिविटी से रेवेन्यू। तो ये मेरे रेवेन्यू की कैटेगरी में आ जाएगा। वहाँ से जितना भी इनफ्लो आया, मतलब जो मुझे पैसे मिले, वो पैसे क्या कहलाएंगे, मेरे इनकम फ्रॉम रेवेन्यू। ठीक इसी प्रकार अगर आप मान लीजिए कोई गुड्स में डील करते हैं और अगर वो गुड्स, एक मिनट, हाँ, अगर आप किसी गुड्स में डील करते हैं तो उसको गुड्स को सेल करने से जो भी आपको पैसे प्राप्त होंगे या जो भी मॉनेटरी इनफ्लो प्राप्त होगा वो आपके बिजनेस का रेवेन्यू कहलाएगा। तो मॉनेटरी फॉर्म क्या हो सकता है, मॉनेटरी फॉर्म का रीज़न समझिए। अगर आपने माल बेचा और उस पर्सन ने आपको हाथों हाथ उसके बदले में पैसा दे दिया, तो आपके पास कैश आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो कैश के फॉर्म में आया है। पर मान लीजिए आपने उसको उधार बेचा है, तो उधार बेचा है तो पैसा आज नहीं तो कल तो आ जाएगा, तो इसको हम डेटर्स कहेंगे या अकाउंट रिसीवेबल्स कहेंगे। यानी कि रेवेन्यू तो जनरेट हो चुका है, माल आप सेल कर चुके हो, ठीक है, सेल आपकी हो चुकी है, परंतु अभी वो कैश के फॉर्म में नहीं आया। इसके लिए हमें वो किस फॉर्म में आया है, मॉनेटरी इनफ्लो के फॉर्म में आया है। मतलब आज नहीं आया है तो देर सवेरे वो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो इनफ्लो जो हो सकता है किसी अदर एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, डेटर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, कैश के फॉर्म में भी हो सकता है। जो वो सारे के सारे इनफ्लो जो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी की वजह से हमारे बिजनेस में ड्राइव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे बिजनेस के रेवेन्यू कहलाते हैं। ठीक है, एक और हमने वर्ड देखा था, इनकम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो सर इनकम का मीनिंग क्या होता है? इनकम का जनरल जो मीनिंग होगा वो ये होगा कि जो हमारे रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस हमने स्पेंड किए, फिर जो हमें बचा वो हमारी इनकम कहलाएगी। यानी कि हमारा सेल हुआ, उस सेल को करने के लिए जितने भी खर्चे इनकर्ड करने पड़े, मान लीजिए 1 लाख की सेल हुई,
और उसको 1 लाख की सेल करने के लिए सारे के सारे दूसरे खर्चे मिलाए, मान लो 80,000 रुपये के हमें हो गए, तो पीछे 20,000 रुपये बच गए हमारे पास। जो बच गए वो हमारी इनकम कहलाएगी। इनकम हमारी अदर फॉर्मेट में भी आ सकती है, जैसे आपने कोई बीच में काम किया जिसकी वजह से आपको कोई इंसेंटिव मिला, ठीक है, या आपने कोई काम किया जिसकी वजह से आपको कोई कमीशन मिला, या आपको कोई इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। जैसे बैंक के अंदर मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे पड़े थे, तो बैंक उस पैसे के बदले में आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, तो वो भी आपकी इनकम की कैटेगरी में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे लॉसेस हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे वो इनकम हो, ऐसे नाम अगर हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हमें मिलेंगे तो एक बार के लिए हमें सिर्फ ये डिफाइन सोचना है मन में कि ये नॉमिनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, या ये पर्सनल अकाउंट है। ये सोचने के बाद में ये कंफर्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये अकाउंट है हमारा, तो हमें उसको जर्नल में एंट्री करनी है। वो एंट्री करते समय क्या नियम है वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पहले हमने बात की थी कि अंडर ट्रेडिशनल अकाउंट हमने अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। वो पहला कौन सा था, पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ नाम ढूंढने की कोशिश की और उन नामों से ये ट्राई किया, एक कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी बनाई, जहाँ पे हमने उसको एक बार सिर्फ ये समझा है कि ये नाम इस अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसको बुक्स में कैसे लाना है वो समझने की कोशिश बाद में करते हैं। फिलहाल हमारा जो एक पेंडिंग रह गया था कि जो हमारे पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट 2-3 तरह के हमने बताए। पहली कैटेगरी थी हमारी नेचुरल पर्सन, दूसरी थी हमारी आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरी थी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये हमने उस टाइम छोड़ दिया था। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये कुछ ऐसे अकाउंट होंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को। यानी कि हमें ये फील आएगा कि ये हमारे नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन्स के ग्रुप को या पर्सन को खुद को इंडिकेट कर रहे हैं, पर कुछ कारण रहेगा, कुछ हमारी मजबूरियां रहेगी जिनके चलते हम उसको डायरेक्ट नाम से एंटर ना करके उसको इनडायरेक्ट नाम से एंट्री देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो अकाउंट कहलाएंगे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। मीनिंग ये हुआ कि वो अकाउंट रिप्रेजेंट तो पर्सन को ही कर रहे हैं, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को ही कर रहे हैं, परंतु हमने उसको उसके खुद के नाम से एंट्री न देकर उस ग्रुप के लिए एक अलग नाम डिफाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारे ग्रुप में एंट्री देंगे। हमें पहचान में कैसे आएगा कि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो पहली जो कैटेगरी आ रही है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या है हम समझ चुके हैं। हमारे खर्चे या हमारी इनकम नॉमिनल अकाउंट कहलाती है। और उनके आगे अगर आपको दिखता है, ऐसा दिखता है कोई सम्मानजनक शब्द लिखा हुआ है, जैसे किसी आदमी को मिस्टर मोहन को सम्मान देना है तो हम क्या लिखेंगे, श्री मोहन जी। मान लीजिए लिखा प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे श्री माननीय मोदी जी। यानी कि आगे एक शब्द मोदी जी एक पर्सन अकाउंट थे, पर उनके आगे क्या हुआ, हमने उनको सम्मान देने के लिए एक शब्द ऐड कर दिया, या कई बार सम्मान देने के लिए हम उसके पीछे भी
कोई नाम देते हैं, जैसे मोदी जी, आपके कोई अंकल है और उनके नाम के पीछे हमने लिख दिया मोहन जी, यानी कि जहाँ पे नॉमिनल अकाउंट मिले, अगर आपको कहीं पे भी नॉमिनल अकाउंट मिलेगा, नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे सम्मान के रूप में कोई लाइन ऐड कर रखी है, जैसे सैलरी अकाउंट है हमारा, ओनली ये सैलरी अकाउंट होता तो हम कहते हैं ये कौन सा अकाउंट है, सैलरी पेड वाला अकाउंट है अगर मान लीजिए, तो हम ये कहते हैं कि ये सैलरी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, परंतु वर्ड आ गया प्रीपेड सैलरी, यानी कि सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई सम्मानजनक शब्द ऐड किया हुआ है, तो हम ये समझेंगे कि प्रीपेड सैलरी, यानी कि ये जो वर्ड है ना, अब ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये है हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसी तरीके से सैलरी अगर शब्द लिखा हुआ है और लिखा है सैलरी पेड इन एडवांस, यानी कि पीछे कोई सफिक्स लगा रखा है, तो हम ये समझेंगे कि ये सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये किसी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का पार्ट बन चुका है। इसी तरह से अगर आपका कोई वर्ड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लीजिए, या लिख लीजिए सैलरी पेंडिंग। ऐसे हमने ये देखा कि हमारे नॉमिनल जो अकाउंट है उनके आगे या पीछे कोई शब्द के साथ में वो आ रहे हैं, वो अकेले नहीं आ रहे हैं। अगर अकेले आएंगे तो हमारे लिए वो नॉमिनल अकाउंट है, पर साथ में कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लेके आ रहे हैं, तो इस आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है और आप समझ लीजिए कि इनकी कैटेगरी अब चेंज हो चुकी है। अब हमारे नॉमिनल अकाउंट नहीं है, अब ये हमारे अकाउंट कौन से हैं, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। कैसे वर्ड हो सकते हैं, जैसे कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम के साथ में भी आ सकते हैं। वर्ड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी, या वर्ड आएगा एक्रूड इनकम। इनकम कुछ भी हो गया, मान ली कमीशन आ गया, तो कमीशन तो आया पर साथ में एक्रूड शब्द को भी लेके आया, ठीक है, या अनअर्न्ड कमीशन। तो ये हमने ये देखा कि ये नॉमिनल अकाउंट आ रहे हैं पर वो अकेले नहीं आ रहे हैं, सम्मान के साथ में आ रहे हैं। तो जब आप सम्मान के साथ में आ रहे हो तो हम आपको पहली कैटेगरी में डालेंगे, पहली लाइन में डालेंगे, क्योंकि जो भी लोग सम्मान के साथ आते हैं वो हमेशा मीटिंग में कहाँ बैठते हैं, आगे बैठते हैं, लास्ट कैटेगरी में नहीं रहते हैं। तो जब हमारे कोई भी नॉमिनल अकाउंट चाहे इनकम के फॉर्म में हो चाहे एक्सपेंसेस के फॉर्म में हो, अगर अपने साथ श्रीमान जैसा शब्द लेके आते हैं, माननीय जैसा शब्द लेके आते हैं, तो इसका मतलब अब उसकी कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट नहीं रहेगी, उसको फर्स्ट कैटेगरी में डाल दीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनको आगे बिठाइए, यानी कि वो अब पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे। पीछे की साइड में क्या शब्द हो सकते हैं, जैसे सैलरी लिखा था मैंने अभी आपको बताया, सैलरी पेड इन एडवांस, पीछे आ गया, आगे वर्ड नहीं आया, ये वर्ड पीछे आ गया, यानी कि सम्मानजनक शब्द जो है वो पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम ये मानेंगे आप सम्मान्य हो, आप हमारी आगे वाली कैटेगरी यानी कि पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आओगे। पर चूंकि आप डायरेक्ट पर्सन नहीं हो तो हमने पर्सनल अकाउंट के अंदर आपको जो नाम दिया है वो दिया है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। कई बार हम ये होगा कि हम ऑनर्स के जो कैपिटल है, अब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड को हम डिटेल के अंदर अकाउंटिंग टर्म अगले वीडियो में समझेंगे। ऑनर्स जो मालिक है वो जो पैसा लगाएगा, ऑनर जो मालिक बिजनेस में पैसा लगाएगा उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं
ओनर के नाम से एंट्री नहीं देते हैं तो कैपिटल जो शब्द है वो भी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट की ही कैटेगरी में है। क्योंकि मैंने कहा कि हमारी कुछ मजबूरियां होगी, ड्राइंग जैसे एक शब्द होएगा, कहीं कहीं पे आगे हमारी कुछ मजबूरियां समझेंगे जिनकी वजह से हम उनको नाम की कैटेगरी न देके उनको रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे समझते हैं, आज हम बोले माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मोदी जी के लिए इंडिकेशन है, श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वर्ड आया है। इसी प्रकार जब कैपिटल शब्द आएगा तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये उस अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है जो उस मालिक ने, जो की पर्सन है बिजनेस का, उसने पैसा लगा के व्यापार शुरू किया था, ये उस पैसे की तरफ एक इंडिकेशन दे रहा है। इसी तरह से ड्राइंग शब्द आता है तो इसका मतलब ये हुआ, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिकेट कर रहा है कि जो मालिक था उसने बिजनेस में से वापस पैसे विड्रॉल कर लिए हैं, तो उसको हम मालिक का नाम न देके ड्राइंग शब्द का काम में लेंगे। तो आगे जब हम टर्म्स ऑफ अकाउंट समझेंगे उसके अंदर ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे और आपको ये रीज़न भी बताएंगे कि क्या कारण है कि हम कुछ मजबूरियों के रहते पर्सन्स को उसके नाम से ग्रुप में एंट्री न देके, बुक्स में एंट्री न देके, उसको रिप्रेजेंट करने वाले कोई शब्द के साथ में एंट्री देंगे। ये हम आगे समझेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, वो ये था कि अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है। दूसरा था पहला था अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, ये किस प्लेस पे मिलते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन था अकाउंट का हमारा फॉर्मेट क्या होता है। और चौथा था कि हमारे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कैसा रहेगा। और साथ में ये अकाउंटिंग करने के लिए हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम का जिस सिस्टम का प्रयोग करेंगे उसका नाम क्या होगा। तो हम देख चुके हैं, फॉर्मेट हम देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने दो अप्रोच देखी थी। पहली अप्रोच देखी थी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को किन किन कैटेगरी में रखा जाता है और किस तरह से डिवाइड किया जाता है, ये हम देख चुके हैं। इसी तरह से अगली जो हमारी अप्रोच होगी क्लासिफिकेशन के अंदर वो रहेगी मॉडर्न अप्रोच, वो हमें समझनी होगी। उससे पहले अब हम अकाउंट की मीनिंग को फिर से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब कुछ बेटर पोजीशन हुई या हमारी नहीं हुई। हमने अकाउंट की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहला ये वर्ड यूज़ लिया था, जो पहला वर्ड है आपके पास, वो पहला वर्ड लिया था, यानी कि वो प्लेस जहाँ पे पर्टिकुलर हेड किसी भी एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करेंगे, एक प्लेस पर रिकॉर्ड करेंगे, या जब एक पर्टिकुलर हेड को हम एक पर्टिकुलर हेड के रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को जब हम एक जगह रिकॉर्ड करेंगे उसे हम अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो हेड शब्द था ना, इसका मतलब अकाउंट ही है। यानी कि अकाउंट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी जगह, वो पेपर आप याद कीजिए, वो पेपर जो हमने पहले दो भागों में टी फॉर्मेट में डिवाइड किया था। तो अकाउंट का मतलब हुआ कि पर्टिकुलर
अकाउंट, अब आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए राम हमारा एक अकाउंट है, नेचुरल पर्सन है, राम हमारा अकाउंट है, तो एक ऐसी जगह जहां राम से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, एक ऐसी जगह लेज़र के अंदर वो जगह होगी। लेज़र के अंदर एक ऐसी जगह जहां पे राम से पर्टिकुलर हेड का मतलब क्या हुआ, वो अकाउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब राम के रिलेटेड और ट्रांजैक्शन को जिस जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा वो हमारा अकाउंट कहलाता है। तो अब तक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। पर इन 5, और मैंने आपको ये भी कहा था कि इन 5 प्रश्नों के जब तक मैं आपको जवाब दूंगा उनके बदले में 100 दूसरे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, जो हम अगले वीडियो में, अगले आने वाले कुछ वीडियो में धीरे धीरे कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें करना संभव नहीं होता है। परंतु पहले 3 क्वेश्चन का हमें जवाब मिल चुका है कि अकाउंट क्या होता है, वो कहाँ मिलते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और अकाउंट को बुक्स में एंट्री देने के लिए हमारे पास जो सिस्टम डेवलप किया गया है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, जो ये कहता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम वो ये कहता है कि आप हर ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट ढूंढो, एक को डेबिट करो और एक को क्रेडिट करो। तो अकाउंट कैसे ढूंढें, अकाउंट क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन के लिए इस डबल अकाउंटिंग सिस्टम ने हमें 2 मेथड दिए, एक ट्रेडिशनल मेथड, एक मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर अकाउंट की कैटेगरी क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि ये अकाउंट है या अकाउंट नहीं है, ये हमने इस वीडियो में देखा। मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम अकाउंट की कैटेगरी कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे। ठीक है, अब हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब एक बार हमें अकाउंट मिल गया, हमें पता चल गया कि जो हमारे ट्रांजैक्शन में है, जैसे अब वापस रिपीट करते हैं उसी ट्रांजैक्शन को, मोहन से फर्नीचर खरीदा। तो अब जब ये शब्द आया, देखिए क्या फ़र्क पड़ा अगले 2 घंटे के अंदर, पिछले 2 घंटे के अंदर आपको नॉलेज में क्या फ़र्क आया कि अब हमारे सामने जब एक ट्रांजैक्शन आया कि मोहन से फर्नीचर खरीदा, अब आपको पता चल गया फर्नीचर खरीदा, तो अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे मोहन एक अकाउंट है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, जिसको हमें बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है। मोहन का अकाउंट हमारी बुक्स में खुलेगा, हमें उसको लेके आना है बुक्स के अंदर। उसी तरह से फर्नीचर से संबंधित आपको ये पता चल गया कि ये हमारे रियल कैटेगरी का एक अकाउंट है, ये हमारे रियल कैटेगरी का कोई अकाउंट है, ये हमारी एसेट्स है, इसको भी हमारी बुक्स में लाना पड़ेगा। ये जवाब हमें अब तक मिल चुके हैं। अब लाते समय क्या डेबिट करना है, किसे डेबिट करना है, मोहन को डेबिट करना है, फर्नीचर को डेबिट करना है, तो डेबिट और क्रेडिट रूल ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।